Okay, so let us say this is a body which is three-dimensional. Okay, and the charge is distributed on it. Okay, तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो हमको देखना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक तीन तरीके से मैं इसमें कैलकुलेशन कर सकता हूँ. क्या क्या कैलकुलेशन कर सकता हूँ? आई कैन फाइंड आउट टोटल चार्ज Q. ओके, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फाइंड आउट टोटल चार्ज Q. जो भी अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज. तो total charge Q upon total volume V, that will give me the density. Now if I take a small volume within itself, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम लिया है. इसका जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू है लेटर से, और इसका वॉल्यूम है डेल्टा वी. तो irrespective of the location or the size of this element, the charge per unit volume will be same as the total charge per unit volume. That is, the average value is same as the positional value. Okay. Now within this itself, if I take a very small element of volume dV, which has a charge dq, then dq by dV is same as delta q by delta v is same as. बात समझ में आ रही है कि नहीं? dq by dv same as delta q by delta v. अगर ये कंडीशन है, इट मीन्स इट इज द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स वॉल्यूम. और अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इज दिस क्लियर? अब ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, इसका मैं आपको एक स्नैपशॉट लेके आपको अभी व्हाट्सएप करवा दूंगा. ठीक है, so there is no need to write all this. We'll again go back to the concept of continuous charge distribution. Is it clear? तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी फॉर अ डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज. फिर उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से टोटल सरफेस के लिए या टोटल बॉडी के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. And then if the limiting condition can be applied or can be well approximated, then only this expression of delta q will become dq, and this summation will become integral. Is this clear? Now this is what we are supposed to use. This expression is what we are supposed to use while doing or calculating the electric field due to a distributed charge. Okay. तो अब आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके रस्सी कैटेगरी में दे रखा है. ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी इसका भेज दूंगा. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. What is lambda, what is sigma, what is rho in the case of uniform charge distribution and in the case of non-uniformly distributed charge. Okay, so this is what we had done till yesterday. Now today's agenda is to apply the concept of. अच्छा एक मिनट, कुछ सॉरी, last Yes, sir. morning did we discuss some problems on discrete point charges? हमने कुछ No, sir, बाकी है. इक्विलेटरल ट्रायंगल या उसकी कोई प्रॉब्लम की थी हमने कल? हाँ, कल 2 सम्स किए थे. तो डिस्क्रीट का हम कर चुके हैं ना, कंटिन्यूअस बात ये. हाँ. ओके, तो चलिए कंटिन्यूअस में जो सबसे पहला केस आता है, दैट इज दैट ऑफ अ रॉड का केस आता है.
ठीक है, तो ये चलो मैं आपको समझाता हूँ इसको हमको कैसे करना है। ठीक है, तो टॉपिक इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन रॉड, इसको लिख लो आप। ये सारी डेरिवेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। ओके हेलो। ओके ओके, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। तो ये जो केस है, दैट केस इज दैट ऑफ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन अ थिन रॉड और वायर। ओके, थिन रॉड और वायर का केस है ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या सिचुएशन है कि जो आपका लैम्डा है, लैम्डा कितना है, लैम्डा इज क्यू बाई एल। ओके, which is uniformly distributed. So this can also be written as dq by dl. Okay, this can also be written as dq by dl. Now, what you will do is that you will take small elements. You have to find out the electric field at this point P. दिख रहा है आपको इस पॉइंट P पे, आपको ये जो पॉइंट P है इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये डिस्टेंस आपका r है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज r। Now what you will do is that you will start taking small elements. Okay, so what you have done is that you have taken a small element of length dx at a distance x. ठीक है, कोई भी लिखेगा नहीं अभी, पहले सब समझ लो, जब मैं बोलूंगा तब लिखना। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, उस परपेंडिकुलर जहाँ पे जिस पॉइंट पे ड्रॉप हुआ है वहां से आपने एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया डी क्यू। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इसका जो चार्ज होगा डी क्यू वो कितना होगा वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। इट विल बी दिस वैल्यू, डी क्यू विल बी गिवन बाय lambda dx. Lambda is charge per unit length, and the length in this case is dx. So your dq is equal to lambda dx. Okay. फिर ये जो ट्राइंगल है, आपको देख रहे हैं ट्राइंगल, किस ट्राइंगल को हम लोग एनालाइज करेंगे यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस क्या है आपकी, x है, दिख रहा है, ये डिस्टेंस x है आपकी, ये डिस्टेंस r है, और ये वाला जो हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस है h। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? और ये जो टर्म है नीचे, मैंने क्या किया, जितने भी हम एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ पे हम जितने भी एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, चाहे मैं एलिमेंट इधर लूँ या इधर लूँ, this value of r will not change. This value of r is not going to change. ठीक है, ये r की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। इज इट क्लियर? ये थीटा चेंज होगा। ओके, तो अब नाउ अगेन कम बैक टू दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो x की वैल्यू है उसको मैंने r और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। इज इट क्लियर? क्या किया मैंने, इसको r और थीटा के टर्म्स में लिख दिया। x को लिख दिया मैंने r tan थीटा और h को लिख दिया मैंने r sec थीटा। Is that clear? Now if I differentiate this term x with respect to theta, what I will get is dx is equal to r sec square theta d theta। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है ना, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज dq, ठीक है ना, यहाँ पे जो चार्ज dq है, दिख रहा है? हेलो, कुछ आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये जो चार्ज dq है, ये dq चार्ज का p पॉइंट पे फील्ड कितना आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो p पॉइंट पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, k dq अपॉन h स्क्वायर। ये जो h की वैल्यू है, ये डिस्टेंस है, दिस इज h, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज dq एंड द पॉइंट p। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे k dq अपॉन h स्क्वायर, और h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, k dq बाई h स्क्वायर। ओके, और dq की वैल्यू मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी, किधर से, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी। Is that clear? Now I have k lambda dx h square. What I have is k lambda dx upon h square. Now what I will do is that I will have to take the components of this elemental electric field into mutually perpendicular directions। ठीक है, तो mutually perpendicular direction लेट्स से मैंने ये assume किया। तो one x direction is parallel to the rod, y is perpendicular to the rod। Okay, so for all the various elements that I may have on this rod, इधर पे भी एक एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट इधर होगा, एक एलिमेंट इधर होगा, तो हर एलिमेंट की लोकेशंस, that means theta will change। if theta changes, the orientation of the electric field will also change। ठीक है ना, जैसे अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। ठीक है ना, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है।
इज इट क्लियर? तो सबका ओरिएंटेशन अलग अलग है, तो मैं इस टर्म को तो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, ठीक है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। तो दिस इज व्हाट हैज बीन डन इन दी, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, अब तुम लोग इधर देखो, नीचे आ जाओ। तो जो डी ई एक्स है, दिख रहा है डी एक्स, दैट इज द कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द रॉड। इस डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट होगा? तो नाउ यू कैन सी दैट इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज एंगल इज आल्सो थीटा, तो इसका डी का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा वो क्या होगा? साइन थीटा टर्म आएगा। ओके, और वाई कंपोनेंट जब कैलकुलेट करोगे तो कॉस थीटा टर्म आएगा। ओके, नाउ if you calculate the value of DE, okay, if you calculate the value of DE जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, is that clear? ये अलग से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, DE की वैल्यू। तो व्हाट वी डिड इज आई सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ dx फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जो एच स्क्वायर की वैल्यू थी वो आर सेक थीटा के टर्म्स में यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है। तो क्या हुआ, मेरा आर से आर कैंसिल हो गया, सॉरी आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया ये वाला, और सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, ठीक है ना, के लैम्डा बाई आर डी थीटा। ओके, फिर इसके बाद में हमने क्या किया, एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों कैलकुलेट किए, और उसमें फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। तो जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल जो होगा वो माइनस कॉस थीटा होगा, और जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज ऑफ cos पाई बाई टू एंड cos माइनस पाई बाई टू, आई विल गेट द रिजल्ट एज 0। Similarly, when I calculate the y component that is normal to the rod, then I have to integrate the cos theta term. So cos theta का जो term है, that term will become equal to क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो वो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद में दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एज अ रिजल्ट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 2 के लैम्डा बाई आर, both the results are acceptable। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ओके, so this is how you deal with the infinitely charged rod। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए।